नमस्कार। आज आपसे मिलवाने जा रही हूं एक खास शख्सियत से, प्रोफेसर शमसुल इस्लाम, जो डीयू के प्रोफेसर रहे हैं और बहुत काम इन्होंने इतिहास पे किया है। और जानते हैं कौन से इतिहास पे? उस इतिहास पे जो आज की जनरेशन भूल गई है, और जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो कुछ आपको कहा जाता है आप उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ डॉक्टर शमसुल इस्लाम को, जो आपको बहुत कुछ बताएंगे। वेलकम जी, प्रोफेसर इस्लाम। बहुत शुक्रिया सुजाता जी। जी। और आपके काम का मैं हमेशा तारीफ करता रहा हूँ, उससे सीखता रहा हूँ। आप जितने पैशन, जितनी इसके साथ मैं भी बिल्कुल इसी तरह का करना चाहता हूँ जी। जी, आप बिल्कुल करते हैं सब। और आपको याद होगा कि जब पहली बार मेरा आपसे इंटरेक्शन हुआ था एक वीडियो पे, तो मैंने आपको बताया था कि आपके मैंने कई लेख पढ़े हैं, जो मैंने सीखा है उसमें से बहुत कुछ आपसे सीखा, आपकी किताबों को पढ़कर सीखा। और आपका मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मतलब इतना सारा ज्ञान जो है इस तरह से मुफ्त में दे दिया। हाँ, सच सच बांटा मैंने आपके साथ। हाँ, जी। सच। जी। और ज्ञान व्यान तो जितना, मुझे पता नहीं जी। जी, सच सच कहिए आप। और मैं उसे ज्ञान ही कहती हूँ क्योंकि वो हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि 15 अगस्त आने वाला है, और ये कहा जा रहा है कि तिरंगे को एक नए तरीके से प्यार करना है। क्या हम हम्म, तिरंगे को प्यार नहीं करते? क्या ऐसा हो गया पिछले कुछ सालों में? और मैं कहूंगी कई लोगों को तो आजादी ही 2014 के बाद मिली, इसलिए जिन लोगों को आजादी 1947 में मिली थी, उनके लिए जो तिरंगा का महत्व है, तिरंगे से जो प्रेम है, क्या वो कहीं घट गया है? क्या आज जरूरी है कि लोगों को ये प्रूव करना पड़े कि वो तिरंगे से कितना प्रेम करते हैं? डॉक्टर इस्लाम, मैं आपसे इस विषय जी पे पहला सवाल पूछना चाहूंगी। जी जी जी। बहुत शुक्रिया। और बीच में जो है आप कुछ सवाल, यानी जो हमारी चर्चा है उसको गाइड करती रहिएगा। हाँ, ये जी। मेरा आपसे निवेदन है। जी। मैं आदी नहीं हूँ भाषण जी। करने का, है जी। ना। जी बिल्कुल। तो देखिए, सामान्य तौर पर किसी देश के राष्ट्रीय झंडे के बारे में किसी देश का प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिमंडल के लोग या उसकी पार्टी से जुड़े हुए लोग, जो बहुत सारे राज्यों में सरकार चला रहे हैं, जिनका केंद्र में सरकार है, जिनकी पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत है, वो तिरंगे झंडे को कहें कि मनाना है। हालांकि 8 साल के बाद उनको ये तिरंगा झंडा याद आ रहा है, क्योंकि तिरंगा झंडा तो लोग रोज जीते हैं। जी। तिरंगा झंडा लेकर निकलते हैं, उनके दिलों में समाया हुआ है। ये कोई दिखाने की चीज नहीं है। ये कोई ड्राइंग रूम में या घर के छत पर सजाने वाली चीज नहीं है। लेकिन मेरी मेरा मैं जो इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास मैं जानता हूं, और जिसको मैं 40 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा और लिखता रहा, मेरी दिक्कत यह है कि मोदी अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, मैं आरएसएस का सदस्य हूं। ये ये प्रधानमंत्री जी। करा रहे हैं ना, सारे प्रधानमंत्री जी का कॉलेज। क्योंकि मैं ईमानदारी से लोगों को, जो बीजेपी के भक्त हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जरा सा सोचो क्या देश का हल करके रखा है। इंदिरा गांधी को गाली बकते हो, नेहरू को गाली बकते हो कि उन्होंने सारा सत्ता केंद्रीकरण किया हुआ था, ये किया हुआ था। मैं 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 चैलेंज करता हूं आरएसएस के लोगों से और बीजेपी के लोगों से कि वो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के 5 मंत्रियों के नाम बता दें, और उनका ये बता दें कि वो 5 क्या 3 बता दें, और ये बता दें कि वो किस कौन कौन सा मंत्रालय उनके पास है। ये हमको बता दें वो, है ना। जी। तो बात यह है कि 12 जुलाई 2013 को, जब मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर थे, राइटर के 2 कॉरेस्पॉन्डेंट्स पहली बार वो किसी विदेशी पत्रकारों से मिले। वो तो खैर देश के पत्रकारों से भी नहीं मिलते, अपना एक उनके चमचे पत्रकार जो हैं उनके साथ उनको मिलते हैं, उसके अलावा वो किसी से नहीं मिलते हैं, किसी से बात नहीं करते। हिंदू सारी दुनिया के आधुनिक आधुनिक दुनिया का, जब से डेमोक्रेसी आई है, जब से ट्रांसपेरेंसी और सवाल जवाब शुरू हुआ है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो किसी सवाल का जवाब नहीं देता है, जो प्रेस को कभी
सामना नहीं करता है। बिल्कुल, हाँ, कभी नहीं करता है। तो ये इतनी शर्मनाक बात है देश के सबसे बड़े प्रजातंत्र के लिए। चलिए खैर, तो 12 जुलाई आप, मैं तमाम दोस्तों को दावत देता हूं कि गूगल बाबा में चले जाएं और 12 जुलाई 2013 को अपने घर पर गांधीनगर में ये राइटर के 2 जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो ये पूछते हैं, दोनों, एक महिला है और एक पुरुष हैं। राइटर दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है ना, तो दुनिया की बहुत बड़ी एजेंसी है, इंग्लैंड बेस्ड है। तो वो ये पूछते हैं कि आपकी पहचान क्या है? तो प्रधानमंत्री कहते हैं, मेरी पहचान है हिंदू राष्ट्रवादी की। आप कैसे यहां तक पहुंचे? ये मुझे आरएसएस ने सिखाया, आरएसएस का मैं सदस्य हूं, और उसके बाद मुझे जो राजनीतिक ग्रूम किया है मुझे, वो गोलवालकर जी ने किया है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं मोदी जी के साथियों से और दूसरे लोगों से कि अगर आप आरएसएस के भी मेंबर हैं, अगर आप हिंदू राष्ट्रवादी हैं, तो मैं उस बहस में नहीं जा रहा हूं कि जिस दिन मोदी जी ने कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, उस दिन उन्होंने मुस्लिम लीग जैसी बात कर दी। यानी सच्ची बात यह है कि अगर उनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है ना, और वो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, नाम से वो हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्रवादी हैं, तो इसका मतलब है कि इस देश में जो मुसलमान है वो मुसलमान राष्ट्रवादी हुए, इस देश में जो सिख है वो सिख राष्ट्रवादी हुए, जो ईसाई है वो ईसाई राष्ट्रवादी हुए, जो जैन है वो जैन राष्ट्रवादी हुए। ये तो बहुत खतरनाक है देश के लिए। देश तोड़ दिया। जो मुस्लिम लीग ने सन 1940 के अंदर प्रस्ताव पास करके जो कहा था और जिसको इस देश के लोगों ने नहीं माना था और उसकी सजा भुगती, 2 करोड़ लोगों ने अपने घर बार छोड़े, 20,000 लोग मारे गए, 1 लाख औरतों का बलात्कार हुआ, है ना जी। आप मुस्लिम लीग जिसके जो कह रही थी, आप भारत के बहुत उच्च संवैधानिक पद पर, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी नहीं कहा, ये अडवाणी जी ने भी कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी। और आप मगर उन्होंने ये तो मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मगर उन्होंने ये बात तो रोकते रहिए जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कभी मतलब इस बात को तो माना ही, हमेशा ये हमारे को एक मैसेज दिया, सटल मैसेज कह लीजिए या कैसा भी, एलके अडवाणी जी ने भी, कि आरएसएस उनके लिए सब कुछ है। तो आरएसएस तो हिंदुत्व के ऊपर ही चलती है। नहीं, देखिए, थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। हालांकि वो पीछे से चाकू मारना या सामने से मारना, वो बहुत अंतर उसमें नहीं होता है। लेकिन बात यह है, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी और एलके अडवाणी जो थे, वो बिल्कुल ये कह रहे थे कि आरएसएस हमारे लिए नाब नली है। जैसे वो नाब नली से बच्चे को खुराक मिलती है, तो आरएसएस हमारे लिए वो है। ये भी वो पहली बार कह रहे थे। जब वो 75, 76, 77, 78 में सरकार बनी थी, तब नहीं कहा था उन्होंने। असल में ये एक ऐसी जमात है आरएसएस, जिससे जुड़ने के बाद आप, जो शेमेलियन होता है ना, गिरगिट, आप गिरगिट भी माफी मांगने लगेगा, वो पानी पीने लगेगा, इनके सामने ये इतने रंग बदलते हैं ना। ये सूंघ कर क्या हालात है, उसके हिसाब से पलटी खाते हैं ये, है ना। बिल्कुल, आज मुद्दा भी वही है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तिरंगे की। जब पूर्ण स्वराज जो है राष्ट्रीय ध्येय के तौर पर लाहौर के अधिवेशन में दिसंबर 1929 में नेहरू जी, गांधी जी, ये सब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्येय है वो है पूर्ण स्वराज। और आपको मैं बताऊं कि मतलब जो बात आप इसके आगे मैं आप ही से कहूंगी कि इसके बारे में बताइएगा कि तिरंगे के बारे में क्या हुआ। लेकिन मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहती हूँ सर, कि मैं एक डिबेट पे थी और उस डिबेट पे आरएसएस के जो विचारक थे, जब उन्होंने सुना कि मैं सारी बातों को पढ़कर सुना रही हूँ, तो कहने लगे कि पूर्ण स्वराज जो है नेहरू जी ने अपने मतलब के लिए घोषणा की थी, क्योंकि उन्हें तो अंग्रेजों से कुछ फायदे चाहिए थे। अब इस तरह का जो झूठ ये फैला रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, परंतु ये नहीं, उस पर अलग रखिएगा, अभी तिरंगे पर फोकस करें। बिल्कुल,
क्योंकि उस फैसले में सरदार पटेल भी शामिल थे। जी जी। उस फैसले में और बहुत, उस फैसले में ये अपना सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। जी तो वो उसको उस चक्कर में अभी हम इसको थोड़ा नहीं, डाइवर्ट ना करें, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो यानी ये आरएसएस के बारे में जो मैं बोलता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि आप मुझे, मेरा नाम शमसुल इस्लाम है और बहुत खतरनाक है मेरा नाम ना उसके हिसाब से, क्योंकि मैं तो पैदाइशी हिंदुस्तान का दुश्मन माना जाऊंगा। लेकिन मैं उनसे कहता हूँ आप मेरे पर डिफेमेशन करो, 40 साल से कह रहा हूँ, आप मेरे पर डिफेमेशन करो, आप मेरे पर डिफेमेशन करो, मैं आप पर इल्जाम लगाओ, ये एक बार करो तो सही सारे देश के सामने। मैंने जो सारी दुनिया से इनके करतूतों की, और काला करतूत नहीं कहेंगे क्योंकि काला रंग तो बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारा रंग होता है, काला परमानेंट रंग होता है। इनकी जो इंसान विरोधी, इनकी जो समाज विरोधी जो कुकर्म मैंने इनके दस्तावेजों से, इनकी कथनी को जो मैंने जमा किया है वो मैं रखूंगा। मुझे मौका मिलेगा अगर वो उस तरह की चुनौती देते हैं। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि मोदी जी या कोई भी आदमी जो ये कहता है कि मैं आरएसएस का आदमी हूं, तो उसको तिरंगे झंडे की फहराने की प्रधानमंत्री के तौर पर तो वो करें, वो तो उन्होंने शपथ ली है, 15 अगस्त को वो फहराते हैं, 26 जनवरी को वो रहते हैं ना, वो सब जगह झंडा रहता है। लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि मैं आरएसएस का मेंबर हूं, लेकिन मैं तिरंगे पर आरएसएस के साथ नहीं खड़ा हूं, क्योंकि मैं जो दस्तावेज अभी आपके सामने पेश करूंगा, अगर आरएसएस ने उनको गुरूम किया है, वो कहते हैं गोलवालकर ने उनको गुरूम किया है, और आरएसएस से उन्होंने डिसिप्लिन और देशभक्ति सीखी और वो हिंदू राष्ट्रवादी है, तो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और भारत की जनता ने ये जवाब मांगना चाहिए। और आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग जब तिरंगा लेकर आएंगे तो हमने उनको सवाल पूछना चाहिए, उनको शर्मिंदा करना चाहिए, क्योंकि वैसे शर्म नाम की उनके पास कोई चीज नहीं है, शर्म नाम की तो उनकी डिक्शनरी में नहीं है। और आरएसएस के बारे में मैं सारी दुनिया में कहता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ और अफवाह फैलाने का गुरुकुल है। इसके पास डिग्री ही है, झूठ फैलाने और अफवाह फैलाने की डिग्री ही देता है ये अपने कैडर्स को, है ना। तो ये, और मोदी जी जो तिरंगे के साथ कर रहे हैं, और वो क्यों कर रहे हैं इसको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आरएसएस के डॉक्यूमेंट्स पर आता हूँ। ये इसलिए करना पड़ रहा है, इनके पास महंगाई, बेरोजगारी, किसी का कोई जवाब नहीं है, किसी चीज का कोई जवाब नहीं है ना। कल जो है कैसे आप जान नहीं है कि नोएडा के अंदर एक सोसाइटी में, एक करोड़पतियों की सोसाइटी में, जिसमें सारे 99% हिंदू हैं, वहां औरतों के साथ एक बीजेपी का लीडर क्या करता रहा है ना। उसने उस सोसाइटी के अंदर एक सुरंग बनाई हुई थी, उसके वो सब रहते थे, और वो मुसलमानों को नहीं कर रहा था, वो सारे के सारे मोदी के वोटर, मोदी हिंदुत्व के पक्षधरों के साथ वो कर रहा था। उसके बाद यूपी का एक और मंत्री है जो कागज ही लेकर चला गया है, पुलिस कह रही है कि वो जो उसका मुकदमे का कागज था, राकेश सचान जी की बात कर रहे हैं आप? वही, हाँ, मतलब कौन है मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन वो लेकर चला गया। उसके बाद आप उन बाबाओं को जानते हैं जिनकी सामने 50-50 लाख रुपए डालते थे, और वो कैसे अपने गुरुकुल में जो बच्चियां आती थी उनके से रेप के अंदर बंद है ना। वो कितने बाबा बंद है जिनके आप प्रधानमंत्री का फोटो देख सकते हैं, आप हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का फोटो देख सकते हैं, आप हरियाणा के किस मिनिस्टर का फोटो देख सकते हैं ना। तो मैं किसी चीज का आपके पास जवाब नहीं, आपको शोशेबाजी की आदत है जी। अब आपने एक नया शोषा, तो कम से कम आप सोचते हैं 15 दिन तो कट जाएगी ऐसे ही, लेकिन भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। और खासतौर पे जब वो आप इन दस्तावेजों को जानेंगे तो आपका क्या खेल चल रहा है। कभी आप 8 मिनट के लिए थाली बजवा देते हैं, गायब हो जाएगा। कभी आप कहते हैं 2 मोमबत्ती जला दीजिए, उससे सारा सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये लोग समझ रहे हैं काला पैसा वापिस आ जाएगा, आप एक दिन रात को नोटबंदी कर देते हैं, सारा जो छोटा धंधा करने वाला सारा ये जो था वो खत्म हो गया। और आज क्या हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म है,
अस्पतालों में नौकरी नहीं है, कोई डेली वेजर चाहिए, डॉक्टर भी डेली वेजर चाहिए, कंपाउंडर भी डेली वेजर चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी सरकारी जो सेंटर की यूनिवर्सिटीज है उसमें 40% पद खाली हैं, 80% SC/ST के पद खाली हैं, है ना। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नहीं आ पा रहे हैं, वो ग्लिच चल रहा है उसमें, CUT क्या है वो उसके अंदर ग्लिच चल रहा है। हाँ जी जी जी, हाँ, उसको मतलब शर्मनाक, मतलब दुनिया का हम हमारा क्या डिजिटल, हम दुनिया को डिजिटल हम सिखा रहे हैं ना। फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं हो रहे हैं और उसका नतीजा है यूनिवर्सिटीज में टीचर्स को सरप्लस किया जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी खुल गई है और फर्स्ट ईयर का नहीं है। तो आप सिर्फ सेना के अंदर परमानेंट नौकरियां बची थी, वो भी तो आपने अग्निवीर कर दिया। वो यानी वो सारा सवाल जो चल रहा है, तो आप सोचते हैं कि आप ये ऑक्सीजन दे के आपकी जो शान है उसको आप ऑक्सीजन से जिंदा रख देंगे। आप जो है जब आदमी मरने के करीब होता है उसको हम इस पे रखते हैं ना, बिस्तर पर, क्या कहते हैं उसको? हाँ जी, वो जो मतलब जिसमें वो बर्फ रखी रहती है जी। नहीं, बर्फ नहीं रखी रहती, वो जो आप पूरा उसको मशीनों से जिंदा रखते हैं। अच्छा जी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अब इनकी हालत ये हो गई है कि इन अपनी शान बनाने के लिए भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम का भी ये सहारा ले रहे हैं जी। और एक बात ये समझ लीजिए, ये सब करके मोदी साहब के लोगों ने, और मोदी साहब ने ये मान लिया है कि भगवा झंडा जिसकी वो राजनीति करते थे, हिंदू राष्ट्र की जो बात करते थे, उसको ये छोड़कर भाग लिए हैं। ये वापिस पनाह में आ रहे हैं तिरंगे झंडे की, बिल्कुल तिरंगे झंडे की पनाह में आ रहे हैं। लेकिन ये कितने घटिया लोग हैं उसका इनका इतिहास जान लीजिए। मैं शुरू करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, ये कितनी देर का कार्यक्रम होगा अंदाजन? मेरे ज्यादा देर मत करिएगा, ज्यादा देर मत कर। हाँ नहीं सर, हम दोबारा करते रहेंगे लोगों को जागरूक करने इसको के लिए। हिस्सों में बांट लीजिएगा, इसको छोटा ही रखेंगे सर, इसको छोटा ही रखेंगे जी सर। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया, ये राष्ट्रीय कंसेंसस बन चुका था, ये तय किया कि अगले 26 जनवरी को हम आजादी का दिन मनाएंगे, हम जो है, और सब लोग तिरंगा झंडा अपने घर पर लगाएंगे। यानी घर पर तो तिरंगा कब से लग रहा है हमारे देश के अंदर, बिल्कुल, और उसको पब्लिक प्लेस पर लगाएंगे और उसको सलामी देंगे। उसके नतीजे में क्या हुआ कि एक देश में एक आग जैसा जज्बा हो गया और लोगों ने अभी 26 जनवरी का इंतजार नहीं किया और ये शुरू कर दिया, उन्होंने झंडा फहराना शुरू कर दिया। और जिस पब्लिक प्लेस पर झंडा करते, और ये कांग्रेस के ज्यादा लोग थे, गोली चलाई जाती थी, मार दिया जाता था। अभी 26 जनवरी नहीं आई है 1930, उससे पहले ही आजादी के दीवाने जो हैं, जो मतवाले हैं, वो अपना जाकर कर रहे हैं ना। अब 26 जनवरी आ गई, 26 जनवरी 1930 आ गई। 21 तारीख को ये बंदा जो है, एक हेड गवार जो RSS का चीफ है, 21 तारीख का ये उन्होंने सर्कुलर है शाखाओं के नाम, उन्होंने कहा 1930 21 जनवरी 1930 जी कि अच्छा, अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, ये मराठी में, क्योंकि मराठी में ये सर्कुलर है मेरे पास, ये मराठी में सर्कुलर है RSS की पब्लिकेशन, इसका हिंदी भी है मेरे पास, लेकिन मैं ओरिजिनल मराठी इसमें दिखा रहा हूँ। इतनी चालाकी के साथ करते हैं ये बंदा, इसने किया। कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय संगठन है, उसने आजादी मनाने का किया है, पहला पैराग्राफ में आजादी मनाने का किया है, हम लोगों को उसमें शामिल होना चाहिए। और उस दिन हमको क्या करना चाहिए, 26 जनवरी को शाम को 6 बजे हम शाखा में जाएं और राष्ट्रीय झंडा, भगवे झंडे को सलामी दें और ये बताएं कि भगवे झंडे का क्या महत्व है और हम कैसी स्वतंत्रता चाहते हैं। यानी हिंदू राष्ट्र बनाने की हम स्वतंत्रता, हम वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और भगवा झंडा, यानी देखिए बंदा जो है कांग्रेस से शुरू करता है और उसको ये छुपाता है अपने कैडर से कि ये हम अलग से कॉल दे रहे हैं। जो ये धोखेबाजी करते हैं ना, जो ये कहते हैं अपने बाप के भी सगे नहीं हुए,
मतलब जो अपनी अपने अपने मातृभूमि के सगे नहीं, वो क्या करेंगे, बिल्कुल। कांग्रेस की जो रेपुटेशन है उसको लेकर आते हैं और अपने कैडर को कहते हैं कि कांग्रेस ने तिरंगे झंडे की कॉल दी है। वो नहीं कहता है बंदा, कहता है कि हमने राष्ट्रीय झंडा, अच्छा, लोगों को गुमराह करने का तरीका, गुमराह करने का, ताकि शाखा में सवाल उठे नहीं। शाखा में ये शाखा वाले जो हैं उनको ये पता ही नहीं है कि तिरंगे झंडे का उन्होंने कॉल दिया है। वो तो उनको तो बताया गया है कि हमारा भगवा झंडा ही है। उस जमाने में सर सोशल मीडिया नहीं थी, तो लोगों को वैसे भी नहीं पता होगा जी। हाँ, और ये आरएसएस वाले अपना जो करके दिमाग में जो घुसाते हैं, जैसे इस्लामवादी जो घुट्टी पिलाते हैं बेईमानी की, जहर की, और ये सब हर धार्मिक कट्टरवादी जो है वो करता है। तो आरएसएस वाले उसके माहिर हैं, और मैं बता चुका हूँ, वो तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग देने का सबसे बड़ा गुरुकुल है ये। अच्छा, इसके बाद 14 जुलाई में उनके ये सारे दस्तावेज उनके आरएसएस के छापे हुए हैं, है ना, उनसे पढ़कर बता रहा हूँ। 14 जुलाई 1946 को गुरु पूर्णिमा पर एक बड़ा फंक्शन होता है आरएसएस के हेडक्वार्टर रेशम बाग में। तो उसमें गोलवालकर साहब अब बॉस हैं, उनका देहांत हो गया है। 1940 में हेडगेवार जी का देहांत हो गया है। तो वो गुरु पूर्णिमा पर सारे देश से आरएसएस के लीडिंग कैडर आते हैं, उनके ऑर्गेनाइजर आते हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजर्स आते हैं। तो वो क्या भाषण करते हैं, लंबा भाषण है, लेकिन वो ये कहते हैं, भगवा ध्वज संपूर्णता के साथ हमारी महान संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। ये ईश्वर का प्रतिरूप है, यानी तिरंगा ईश्वर का प्रतिरूप नहीं है। हमें पक्का विश्वास है कि अंत में पूरा देश भगवे ध्वज को नमन करेगा। यही एम क्या आज भी है? हाँ, ये है। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। इन्होंने 1960 के आसपास, 1966 के आसपास गुरु जी के 7 वॉल्यूम छापे, जिसमें इतना इंसानियत विरोधी और भारत विरोधी, मादर वतन विरोधी, इंडिया के मदरलैंड विरोधी, दलाली, गद्दारी, धोखा देना, कैसे कैसे राजनीति को कंट्रोल करना है, कैसे हमने उनको मोहरा बनाना है, सारा उसने लिखा है उसमें। ये उन्होंने गायब कर दिया जो मेरे पास है, वो 7 वॉल्यूम मेरे पास है ना, हर जगह से गायब कर दिया इन्होंने। लाइब्रेरियों से ऐसा लगता है चुड़वा दिया, लाइब्रेरियों में था बहुत ज्यादा। हाँ, मेरे पास है वो 7 वॉल्यूम, और वो मैंने सबको ओपन किया है। वो मतलब सबको, हजारों जगह मैंने उसको बांटा है। जी। तो ये उसमें है। अच्छा, उसके बाद जुलाई का जो महीना है 1947 का, वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत पार्टीशन होगा, भारत को आजादी मिलेगी, इसका अनाउंस हो गया है। और शायद 29 तारीख को, 29 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा की जो हमारे तिरंगे झंडे की कमेटी है, वो तिरंगा झंडे को तय करती है। शायद 22 जुलाई था सर, शायद 22 जुलाई, 22 जुलाई या 29 कुछ है। जी जी। वो पूरा डिबेट अलग से मैंने सबको सर्कुलेट किया, सबको बांटी है। और वो इतनी इंटरेस्टिंग है डिबेट, तिरंगा झंडा हमने क्यों माना, हमने कोई दूसरा क्यों नहीं माना। वहां 1-2 हिंदुत्ववादी थे, वो क्या क्या बता रहे हैं। और वहां ये भी डिस्कशन हो रहा है कि महाभारत में जो है कोई केसरिया या भगवा झंडा नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि भगवा झंडा तो असल में पेशवा राज में आता है, जो पेशवा राज का झंडा होता है। लेकिन उस बहस में जाए भी ना, वो बड़ी खूबसूरती से वो इस सवाल को भी उठाते हैं कि कुछ लोग इसके 3 रंग हैं, उसको धर्मों के हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी ने कुछ ऐसा आभास दिया था, वो इसको भी क्लियर करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये आजादी, खुशहाली, ब्रदरहुड, भाईचारा, बहनचारा और फ्रीडम के प्रतीक है ये। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यही बात, तिरंगा झंडा कोई एकदम से नहीं आया। तिरंगा झंडा दुनिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। सिस्टर कामा थी, उन्होंने इसको पहली बार बनाया था। और ये 3 रंग हमेशा प्रजातंत्र, आजादी और खुशहाली के प्रतीक हैं। तो ये 19 साल के थे, अपना गदरी जो थे, सराबा। तो ये
मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, मजिस्ट्रेट समझाया किसी बच्चे को पकड़ के ये इन्होंने बहका फुसला के इसको अपने जाल में फंसा लिया और उसे पूछा तुम ये तुम्हारा जो गदरी बाबों का, गदर पार्टी का तिरंगा झंडा जो है तुम्हारी उसके बारे में क्या राय है? उसने कहा ये ऐसे ही 3 रंग नहीं है, ये 3 रंग हैं आजादी, फ्रीडम, इक्वालिटी, खुशहाली के। अच्छा, फ्रेटर्निटी। 19 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई, ऐसा इंटेलेक्चुअल। अच्छा, 17 जुलाई को ये एक संपादकीय लिखता है ऑर्गेनाइजर। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आरएसएस वालों को तो कमंडल लेके निकल जाना चाहिए कहीं हिमालय की तरफ, है ना? लेकिन हिमालय को क्यों वो गंदा मचाएंगे? गंद मचाएंगे वो जो है। तो मैं ये जुलाई को 17 को एक संपादकीय लिखता है। इनको ये पता है कि तिरंगा झंडा तय हो चुका है। मैं अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद आपको सुना रहा हूँ। जी सर। हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि राष्ट्रीय झंडा देश के सभी दलों और समुदायों को स्वीकार होना चाहिए, यानी सबको नहीं होना चाहिए। जी हाँ। मोदी जी भी कह रहे हैं मैं हिंदू राष्ट्रवादी है, मुसलमान अलग है, वो अलग है, वो अलग है ना। बांटना शुरू करते हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये हिंदुत्ववादी क्या करते हैं, ये इनका काम है बांटना। जी। सिर्फ हिंदू मुसलमान सिख में नहीं, हिंदुओं को भी बांटना। जी। ये शुद्ध बेवकूफी है। शब्द देखिए आप, ये अपने आप को कहते हैं कि हम तो बहुत सभ्य भाषा बोलते हैं, हम तो बहुत तमीज वाले लोग हैं, है ना। झंडा राष्ट्र का प्रतीक है और देश में केवल एक राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र, जिसका लगातार चलने वाला 5000 साल का इतिहास है। यानी देखिए, बिल्कुल मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल खालिस्तानियों की बात कर रहे हैं। ये तो सिख अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। तो इनके रहते हुए तो देश को बांटने के लिए किसी से बाहर से कोई मुस्लिम लीग को आने की जरूरत नहीं, आईएसआई को आने की जरूरत नहीं है। हमारा झंडा इसी राष्ट्र और केवल इसी राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम एक ऐसा झंडा चुने जो कि सभी समुदायों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को संतुष्ट कर सके। ये बिल्कुल गैर जरूरी, अनुचित और पूरे मामले को और उलझा देता है। और सुनिए अब आगे, हम अपने झंडे को उस तरह नहीं चुन सकते हैं जैसे कि हम एक दर्जी को एक कमीज या कोट तैयार करने के लिए कहते हैं। जी। साथी पॉल, आप जिस झंडे तिरंगे में लपेटकर 85 हमारे कारगिल के शहीद, हमारे सीआरपी के शहीद, हमारे इंडियन आर्मी के शहीद, पाकिस्तान से लड़ते हुए बांग्लादेश को आजाद कराते हुए जिस तिरंगे में लपेट गए, उसको ये क्या कह रहे हैं कि 3 चीथड़े, 3 कपड़े दौड़कर दर्जी ने बना दिया। कितना बड़ा अपमान है, बिल्कुल, कितनी बड़ी जलालत है, कितनी बड़ी कमीनगी की बात है। और जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं जिसमें ये बच्चे बच्चियां इतिहास रच रहे हैं, ये ट्राइबल एरिया से आए हुए, ये नॉर्थ ईस्ट से आए हुए, ये हरियाणा पंजाब, जिनके किसानों को हम कोई अधिकार नहीं देना चाहते हैं, है ना, वो तिरंगा झंडा ले रहे हैं। ये जलील लोग कह रहे हैं कि ये तो एक दर्जी ने 3 रंग सी दिए हैं। इनको देश माफ करेगा? कर ही नहीं सकता सर। इनको देश माफ करेगा? सरदार पटेल तिरंगे में लपेटे गए थे, नेहरू तिरंगे में लपेटे गए थे, बिल्कुल। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है, जब उनको लाहौर और अमृतसर में उनके शहादत के बाद लोगों ने तिरंगे झंडे के साथ उनकी लाशें तो थी नहीं, तिरंगे झंडे के साथ निकाला था। जी सर। इसकी सजा कौन देगा इनको कि ये दर्जी का काम है, ये तिरंगा झंडा किसी का नहीं। और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि वो हमारा तो वो सूर्य देवता से निकल कर आया है और उसके बाद वो सूर्य नमस्कार, वो जो है वो हमारा झंडा है। ये सिर्फ अज्ञानी और दुष्ट हैं जो इस ध्वज को अद्भुत आकर्षण, उसकी महानता और भव्यता को देख नहीं सकते। वो भगवा झंडे की तारीफ में कह रहे हैं, यानी गाली बक रहे हैं तिरंगे झंडे को और भगवा की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है। यह आकर्षण, महानता और भव्यता उतनी ही गौरवशाली है जैसा कि स्वयं सूर्य है। यह ध्वज हिंदुस्तान का एकमात्र
सच्चा ध्वज बन सकता है। राष्ट्र को यही स्वीकार होगा। जनता की लगातार बढ़ती मांग देखी जा सकती है और संविधान सभा को इसके मद्देनजर जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सुझाव दिए जाने चाहिए। समझ गए आप? यानी तिरंगा झंडा पूरा रद्द है। तिरंगा झंडा इस देश के जो वो ठेकेदार हैं, देश के 80% हिंदुओं को स्वीकार नहीं है। अभी तो इससे भी बहुत जलालत की बात अभी आप सुनेंगी। तो ये माफ करने लायक चीज नहीं है। मैं आपको आ जाता हूं 14 अगस्त 1857, आजादी की घोषणा हो चुकी है। 14 तारीख को पाकिस्तान बन जाएगा, 15 तारीख को हमारा देश बन जाएगा और 16 तारीख को लाखों लोगों की मौजूदगी में पंडित जवाहरलाल नेहरू लाल किले से तिरंगा झंडा लहरा रहेंगे। उन्होंने 15 को नहीं लहराया, 16 को, क्योंकि 15 को आजादी की पूरी प्रक्रिया पूरी हो रही थी। लाल किले का जो पहली बार तिरंगा लहराया गया नेहरू जी ने, वो 16 को लहराया। आप उसका फोटो देखेंगे तो पागल हो जाएंगे। यानी मैं कहता हूँ फतेहपुरी से भी आगे तक। और उस जमाने का जो कैमरा पर्सन है, वो जिसने किया है, वो जो फोटो लिया है, वो आप देखने लायक है। 14 तारीख को इनका अंक आता है ऑर्गेनाइजर का। आप जरा सुन लीजिए। वो मैं हिंदी अनुवाद बता रहा हूं उसको। मुझे लग रहा है अगर कोई अंग्रेजी चाहते हैं तो वो भी पढ़ा जा सकता है एग्जैक्ट। और इसका अनुवाद के बारे में कोई एक कॉमे का भी अंतर बता दे, मैंने बेईमानी की है तो जो किसी भारत माता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जैसे आरएसएस वाले कर रहे हैं, तो मुझे भी उसी तरह की सजा दी जाए। वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, those who have come to power through kick of fate, ये शब्द, वो मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया है। वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। हिंदुओं द्वारा इसे कभी सम्मानित नहीं किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। और एक इतनी घटिया बात आगे वो कहते हैं, 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। आप बताइए, हम गांव के लोगों को गाली बकते हैं कि वो गंवार होते हैं। हम गैर पढ़े लिखे लोगों को बताते हैं कि यार ये 3 के चक्कर में पड़ते हैं, काली बिल्ली चली जाती है तो ये करते हैं। आरएसएस दुनिया के हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन जो दावा करता है, जिसके बाद सबसे बड़ा सच है ना जी, वो तिरंगे झंडे को 3 रंग कह रहा है 14 अगस्त 1947 को, एक दिन पहले। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हजारों लोग तिरंगा झंडा पब्लिक प्लेस में ले जाने के लिए, अगर पब्लिक प्लेस में ले आते थे तो सीधी गोली मारी जाती थी। अगर घर पर लहराते थे तो घर पूरा तोड़ दिया जाता था, ढा दिया जाता था। उसमें बुलडोजर नहीं होते थे, दूसरे तरीके से ढा दिए जाते थे, है ना। आज भी वही हालत हो गई है देश जी। घरों में आग लगा दी जाती थी, सबको गिरफ्तार करके ले जाते थे जी। और मैसूर का राजा जो हिंदू महासभा का फाइनेंसर था, और वहां का राजा जो था, जो सावरकर साहब का बहुत बड़ा दोस्त था, उसकी सेना ने तो 40 कांग्रेसियों को गोली मारी थी तिरंगा झंडा ले जाने के लिए। और मैं यहीं पर मैं कांग्रेसी नालायकों को सवाल करता हूं कि उन्होंने अपनी विरासत को लोगों के सामने रखा ही नहीं। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कांग्रेस के मेंबर थे जब शहीद हुए। अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल कांग्रेस के अधिवेशनों में, अहमदाबाद अधिवेशन में शामिल थे हजरत मोहानी के साथ जी। कांग्रेस के मेंबर थे, उसके डिफरेंसेस थे, लेकिन अंग्रेज को भगाने पर डिफरेंस थे। कैसे किया जाए? अंग्रेज हमारे दोस्त हैं और कोई उनमें से कह रहा था दुश्मन है, वो नहीं थे। ये अभी मैं बताऊंगा कैसे ये क्या कर रहे थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और ये सब हुआ। 14 अगस्त पूर्व संध्या, 14 अगस्त को, 14 अगस्त, एक दिन पहले, एक दिन भी नहीं सर, 12 घंटे पहले जी। जी। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि अखबार
एक आध दिन एडवांस छपते तो मान लीजिए ये 12-13 को किया, अखबार मार्केट में आ गया। लेकिन समझदारी देखिए, और कब कर रहे हैं, भारत माता के की आंखों में और उसके जिस्म पर मिर्ची डाल रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, जब वो पहली बार एक स्वतंत्र देश आ रहा है और कितनी कुर्बानियां करके आ रहा है। तिरंगा झंडा बॉर्डर पर लहराया जा रहा है, जी, हिंदुस्तानी सेना तिरंगा झंडा लेकर मुस्तैद हो गई है सारी जगह पर। हर राजधानी के अंदर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, हैं? जी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शपथ ले रहे हैं तिरंगे झंडे को लेकर। जैसे वो हिंदू नहीं है। तो सच्ची बात यह है कि हिंदुओं का नाम लेकर ये राष्ट्र विरोधी, इंसान विरोधी काम कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम लीग ने मुसलमानों का नाम लेकर सारे मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों का सत्यानाश किया। वो मुस्लिम लीग जिसने बंटवारा किया था, उसके साथ सरकारें चलाई थी। अभी हम तिरंगे पर आ जाए हैं ना। जी, बिल्कुल। जी, तो मुझे वो जो 14 अगस्त वाला है उसको दोबारा तो नहीं पढ़ना है? नहीं सर। नहीं जी, ठीक है। उसके बाद आप ये सोचते हैं कि आजादी के बाद इनको कोई जोश आ गया हो कि नहीं यार, तिरंगा झंडा, सारे देश तो तिरंगा कर रहा है, सब हिंदू भी तिरंगे उठा रहे हैं। मुसलमान तो 12-13-14% हैं, 80% तो हिंदू ही हैं, तिरंगा उठा रहे हैं। तो इनको कोई अकल आ गई हो ना? इनका जो पागलपन है वो तो और बीमारी बढ़ गई। सन 1966 में गोलवालकर जी की ये किताब आती है और उसका नाम है बंच ऑफ थॉट्स। जी सर। और उसका सन 1975 के अंदर ये हिंदी आ जाता है जी, ये विचार नवनीत। विचार नवनीत जी, विचार नवनीत आ जी, जाता है गुरु जी का। और इसमें उनके तमाम राष्ट्र विरोधी और भारत विरोधी जो है, इंसानियत विरोधी तमाम है, जातिवाद के समर्थन में, मुसलमानों को दुश्मन नंबर 1 बताते हुए, ईसाइयों को नंबर 2, कम्युनिस्टों को नंबर 3 बताते हुए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो तो इस देश के हिंदुओं को भी दुश्मन मान रहे हैं, क्योंकि वो तो तिरंगे को मान नहीं रहे। बिल्कुल। ये बंदा एक लेख लिखता है जी, तिरंगे झंडे पर जी। जी, ये पेज नंबर है इसका 98। जी 237। 237। अच्छा। 237 जी, हिंदी का जी, 237 है। ये इस वाले पुराने वाले सर। इशू में देखिए, जी सर, मैं समझ ये गई। नया वाला जो आया है 2018 का, इसमें 2039 है। इस वाले में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2039 है। अच्छा, ये नया एडिशन है। सुन लीजिए। हाँ, वो ये अभी हमने सवाल करना है बिल्कुल। कि वो मोदी किधर खड़े हैं, हाँ, वो ये बताना पड़ेगा। बिल्कुल। आज उन्होंने देश को माफी मांगनी पड़ेगी, अगर ये सच है तो। अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे को फांसी पर लटकाना पड़ेगा जी। जी सर। उदाहरण स्वरूप हमारे नेताओं ने हमारे राष्ट्र के लिए एक नया ध्वज निर्धारित किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये पतन की ओर बहने तथा नकलचीपन का एक स्पष्ट प्रमाण है। कब है सुजाता जी? ये 1966 में 1966 में अंग्रेजी में आ गया। अच्छा, 1966 में बंच ऑफ थॉट्स, मतलब 1947 से 1966 हम पहुंच गए। 19 साल आजादी को हो गए और फिर भी ये सवाल उठा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर। इनको कोई राष्ट्रवाद का कोई जज्बा, कोई प्यार भारत माता पर। अच्छा, इसी बीच में आप देखिए, हमारी 62 में हमारी चीन के साथ जंग हो चुकी है। हमारे हजारों लोग शहीद हुए तिरंगे के अंदर लपेटकर। और ये बहुत गाली बकते थे नेहरू को कि भाई चीन ने धोखा दिया। अब नेहरू का उसमें कितना कसूर था ये अलग बात है, लेकिन आप जो शहीदों को तिरंगे झंडे के अंदर किया जा रहा है, आप उसको कह रहे हैं। उदाहरण स्वरूप हमारे नेताओं ने हमारे राष्ट्र की एक नया ध्वज निर्धारित किया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये पतन की ओर बहने तथा नकलचीपन का एक स्पष्ट प्रमाण है। समझ गए आप? और उसके बाद तिरंगे झंडे के बारे में और चल रहा है अभी ये पतन।
इस सेक्शन का नाम है पता नहीं पतन। हाँ, जी, कौन कह सकता है ये एक शुद्ध तथा स्वस्थ राष्ट्रीय दृष्टिकोण है? ये तो केवल एक राजनीति की जोड़ तोड़ थी। तिरंगा झंडा राजनीति की जोड़ तोड़ थी। पहले वो दर्जी का बनाया हुआ कह रहा है, वो भी वही बात है। हाँ जी, केवल राजनीतिक काम चलाओ तत्कालिक उपाय था। ये किसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण अथवा राष्ट्रीय इतिहास तथा परंपरा पर आधारित किसी सत्य से प्रेरित नहीं था। वही ध्वज आज कुछ छोटे से परिवर्तनों के साथ राज्य ध्वज के रूप में अपना लिया गया है। हाँ जी, हमारा एक प्राचीन तथा महान राष्ट्र है जिसका गौरवशाली इतिहास है। तब क्या हमारा अपना कोई ध्वज नहीं था? क्या सहस्त्रों वर्षों से हमारा कोई राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था? निसंदेह वह था। वह हमारे दिमागों में, तब हमारे दिमागों में यह शून्यतापूर्ण रिक्तता क्यों? जो शहीद हो रहे हैं चीन के साथ लड़ाई में, जो दूसरी लड़ाइयों में शहीद हो रहे हैं, जो आतंकियों के जरिए मार दिए जा रहे हैं, उन शहीदों को आप क्या कह रहे हो? कह रहे हो ये नकलचीपन है जी, हैं? ये जोड़ तोड़ है। इनको इस देश में रहने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब उसके बाद मैं आता हूं, आप एक चीज और जान लें कि गोलवलकर साहब, जी, सॉरी सावरकर साहब की तो मूर्तियां लगाते घूमते हैं और यानी सावरकर की सारी दलाली के दस्तावेज और वो सब हम लोग आउट नहीं करते, उनके माफीनामे आउट नहीं करते, तो 2014 में ही उनको वो मिल चुका होता, भारत रत्न मिल चुका होता। लेकिन बात यह है, सावरकर और आरएसएस ने गांधी जी को कितनी गालियां, कितना अपमानित किया है वो, यानी ये फिर भी हमने सहा ना सर, जिसने जिन लोगों ने एक सबसे बड़े हिंदू धर्म के मानने वाले को मारा, तो वो हिंदुओं के कितने सगे हो सकते हैं, इसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने किसी मुसलमानों के बड़े लीडर को नहीं मारा, उन्होंने किसी मुसलमानों के किसी मुफ्ती को नहीं मारा। जी, जी, आज भी जो जेलों के अंदर बंद हैं इनके राज के खिलाफ, वो सारे डेमोक्रेटिक राइट्स लड़ने वाले हिंदू हैं, ईसाई हैं। तो इसको समझना चाहिए। आप जरा सुन लें, ये जो है सितंबर 22 1941 का उनका, ये भी एक इस देश के लोगों को मैं मांग कर रहा हूं कि ये किताब, ये डायरी सावरकर की छपवानी चाहिए। ये डायरी है, ये 2 वॉल्यूम के अंदर है। ये एएस भिड़े उनके सेक्रेटरी थे सावरकर जी के, जब वो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे, और उनके सारी चिट्ठी पत्री टेलीग्राम भाषण एएस भिड़े साहब ने कर दिया। ये किताब भी गायब है, ये किताब भी गायब है ना, पूरा गायब है। और बदकिस्मती से आरएसएस से लड़ने का काम जो 47 के फौरन बाद शुरू कर देना चाहिए था कांग्रेस ने, नेहरू जी को छोड़कर किसी ने नहीं किया। वो ये किताब ही अगर छपवाकर बंटवाना शुरू कर देते और ये ऑर्गेनाइजर का ये पढ़कर गांधी जी की हत्या के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट आउट कर देते, तो इनका नामो निशान नहीं होता है। लेकिन हम तो जानते हैं कांग्रेस में भी बहुत सारे आरएसएस के लोग थे। तो ये 22 सितंबर सन 1941 का इनका एक आदेश है हिंदू महासभा के लोगों को। So far as the flag question is concerned, the Hindus know no flag representing Hindudom as a whole than the Kundalini Kripananakit Mahasabha flag with the Om and the Swastik, the most ancient symbols of the Hindu race and policy coming down from age to age and honored throughout Hindustan. ये जो हिंदू महासभा का फ्लैग कोई भी देख सकता है, वो जो हमारा है कुंडालिनी कृपानानंद की महासभा फ्लैग, जिसमें ओम है और स्वास्तिक है, ये हजारों साल से हिंदुओं का चला आ रहा फ्लैग है। ये भी उन्होंने एक मिथ बनाया। हिंदू शब्द ही 15-16 सेंचुरी में आता है। इनको बाबा विवेकानंद को पढ़ लेना चाहिए, है ना, इनको टैगोर को पढ़ लेना चाहिए। आप इनको जो झा साहब हैं, आप झा साहब जो हिस्टोरियन मशहूर जिनका एंशिएंट इंडिया का काम है, उनको छोड़ दो, इनको बाबा विवेकानंद को पढ़ लेना चाहिए। हिंदू तो वो था जो सिंधु के इधर रहता था। जी। तो ये शब्द तो बाद में आया। कोई और नहीं कह रहा है, ये बाबा विवेकानंद कह रहे हैं। और विवेकानंद ये कह रहे हैं कि जो वेदों को मानते हैं वो वेदांतिस्ट हैं।
वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। खैर चलिए, हम उस बहस में नहीं जा रहे हैं। ये तो आप समझ गए ना कि वो क्या कह रहे हैं कि जी। हिंदू डोम, जो हिंदू समाज है उसका हम्म। अपना फ्लैग है हजारों सालों से, जिसको एजिस एजिस में हमेशा हमने माना है, वो है कुंडालिनी कृपणांकित महासभा फ्लैग विद ओम और स्वास्तिक के साथ। अब देखिए किस तरह से तिरंगे झंडे की बेइज्जती करते हैं, उसी तरह से जैसे आरएसएस करी, क्योंकि ये तो उनके गुरु है ना, ये तो उनके आइकन है। बिल्कुल। चरखा फ्लैग particular may very well represent a khadi bhandar, but the charkha can never symbolize and represent the spirit of the proud and ancient nation like the Hindus. अब दो चीजें समझने की हैं। उस वक्त जो हमारा झंडा था, वो हमारा झंडा 47 से पहले बीच में चरखा था, 3 रंग थे और चरखा था, और वो राष्ट्रीय फ्लैग था। जो दिसंबर 1929 को भी जिस झंडे को लहराने के लिए कहा गया था, वो यही झंडा था, है ना, ये वही झंडा था। तो इसको वो क्या कह रहे हैं कि ये चरखे वाला फ्लैग जो है, चलो ये तो आपका विरोध हो सकता है, भाई चरखे वाला फ्लैग नहीं रखो, इसमें कुछ और रखो, लेकिन ये खादी भंडार का फ्लैग, खादी के खिलाफ, खादी के खिलाफ, और हम और खादी ये जो है, but we Hindu संगठित cannot but rally round and defend the honor of our ancient Hindu flag. यानी देखिए ना, वो कह रहा है कि इसको एक दर्जी ने जोड़ दिया, आरएसएस कह रहे हैं, ये कह रहा है ये खादी भंडार वालों ने बना दिया है। यानी ये राष्ट्र का नहीं है। जो हमारे शहीद हो रहे हैं तिरंगा लपेटकर, जो मारे जा रहे हैं, जो तिरंगा लहरा रहे हैं, है ना, जो तिरंगा अपने दिल में रखे हुए हैं, वो नहीं है। हिंदुओं के लिए भगवा ध्वज है। और मैं आपको इनकी शर्मनाक बात बताता हूँ, इनके यूपी की सरकार की, कि पिछले 3-4 साल से वो ये कर रहे हैं कि मदरसों को 15 अगस्त को तिरंगा झंडा लहराना है, बाकी औरों को नहीं लहराना है, मदरसों को। अच्छा, अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर में इन्होंने 52 साल बाद लहराया, जब प्रधानमंत्री ने कहा, सर नहीं सुजाता जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हर संगठन का अपना झंडा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर कांग्रेस का झंडा अपना जो होगा वो पहले लगेगा, बिल्कुल, है ना, लेकिन ऊपर तो नहीं लगेगा सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कम्युनिस्टों का अपना झंडा होगा, वो लगाएंगे। तिरंगा झंडा जरूरी नहीं, लेकिन आप तिरंगे झंडे को अपमानित तो नहीं करेंगे ना, अपमानित तो नहीं, गाली तो नहीं बकेंगे ना। सर उसके लिए एक फ्लैग कोड तो है ही ना, मतलब ठीक है, आपको फांसी भी दी जा सकती है। मैं तो फांसी की सजा के खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल किसी को नहीं फांसी दी जाए, कोई किताब बैन नहीं करनी चाहिए। मैं जैसे मजे की बात ये हुई कि बीबीसी में एक डिबेट चल रही थी, तो ये एक बंदा है, वो आया आरएसएस की तरफ से और कहा आप ये कौन सा 1966 का उनके भाषण ले आए, वो तो हो सकता है उन्होंने आजादी से पहले दिया हो। वो उन्होंने आजादी जी एक जी आजादी से पहले दिया हो, सॉरी जी नहीं, ये चीज मेरे साथ भी हो चुकी सर, एक डिबेट पे। नहीं वो जी हाँ जी, तो वो अच्छा, अब उस आदमी को कौन बताएगा कि 14 अगस्त 1947 को क्या लिखा उन्होंने, और सन 1966 में क्यों छाप रहे हैं उसको। अच्छा, आज 1 साल पहले मोहन भगवत जी ने ये कहा कि वो सावरकर साहब ने बहुत सारी ऐसे लिखी हैं जिनको हम हटा देंगे। मैं उस वक्त भी बहस की कि आप हटा नहीं सकते हैं, आप उसके लिए माफी मांगिए, आप उसके लिए माफी मांगिए और बताइए कि देखिए हम ये राष्ट्र विरोधी समाज विरोधी काम कर रहे थे, अब हम इससे अलग होकर अब हम राष्ट्रवादी हो। बिल्कुल, आप एडमिट तो करिए, गलत किया है तो उस गलती को मानिए तो सही, और कहिए कि अब हम बदल चुके हैं, अब हम बदल चुके हैं। भारत माता को अपमान करने वाले भी सारे काम आप कर रहे हैं और भारत माता के गुणगान भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप अपने एक मौके को तलाश रहे हैं। देखिए वो मौका क्यों तलाशना पड़ रहा है इनको, कि इनका भगवा झंडे का जो जादू है ना, वो जो इन्होंने पिलाया था घुट्टा, वो निकल गया है, वो निकल गया। बिहार में भी आप देखिए क्या हो रहा है, बिहार में भी आप देखिए क्या हो रहा है, दूसरी जगह पर भी होगा, दूसरी जगहों पर भी होगा।
और ये चुनाव ईमानदारी से होने नहीं देंगे, इसलिए और न्यायपालिका इनके साथ हो गई है, तो वो एक अलग दिक्कत है। लेकिन जी लोग इनसे परेशान आ चुके हैं। जी सर, लोग मैं इनसे जी एक चीज तो और है जो तिरंगा अब क्या कर रहे हैं वो सुजाता जी, जी वो भगवे झंडे ने ये सत्यानाश लोगों का किया, इसको हटा के वो तिरंगे झंडे को मुजरिम ठहरवाना चाहते हम्म हैं। इन्होंने तिरंगा झंडा उठाने वाले किसान आंदोलन के साथ क्या किया है, हम्म इन्होंने जो मुसलमान औरतें जो जो तिरंगे को सिटीजनशिप लेकर एक्ट के खिलाफ जो उन्होंने तिरंगे झंडे फहराए हैं, कोई दूसरा झंडा नहीं था वहां पर इन्होंने बुलडोजर चलाए, उनके बच्चों को गिरफ्तार किया है, औरतों को गिरफ्तार किया है। सर उसके मैंने समर्थन आपसे में सर मैं यहीं पे आपको रोक रही हूँ इसीलिए कि मैंने आपसे शुरुआत में ये बात पूछी। बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अब ये तिरंगे का सहारा ले रहे हैं, मैं मानती हूँ तिरंगे का सहारा ले रहे हैं, अब ये कैसे ये असम्मान दिखा रहे हैं, इस पर सवाल उठा रहे हैं। मगर मेरा जो इशू है वो ये है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये तिरंगे का सम्मान आज भी करते हैं। जो बात आपने कही ना कि एंटी सीए प्रोटेस्ट में जिन महिलाओं ने तिरंगे को उठाया, जो किसानों ने तिरंगे को उठाया, उनको जिस तरह से कहा गया और जिस तरह से प्रोजेक्ट करा गया, वो वो आतंकवादी हैं, सब आतंकवादी हैं वो। जी, तो यानी कि आपने तिरंगा उठाने वाले देश के नागरिक, जिसके सामने आप आखिर में झुके, उस किसान के सामने, आपने उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और न जाने क्या-क्या कहा। इसका मतलब है कि आप तिरंगे का अपमान कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि आज भी ये तिरंगे को मानते नहीं है। जो बात गोलवलकर ने कही थी, मैं वही चीज़ पे जाना चाहती हूँ कि आखिरी में हमारा ध्वज भगवा होगा। ये वो कहते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये ध्येय अभी भी है इनका। सुजाता जी, अगर आप आरएसएस के मेंबर हैं तो आप तो इसको मान रहे हैं ना। हुँ, आज आज भगवत जब तक माफी नहीं भगवत ये कह दे हमने इसको हटा दिया, हुँ, भाई हटाने का मसला नहीं है ना। आप जो है रामायण और महाभारत में से अगर आपको कोई चीज पसंद ना हो, तो हटा डॉक्टर देंगे, अंबेडकर कहें कि मैं तो इसमें से यही हटा रहा हूँ, ऐसे कैसे हो आपको जो सकता है? इनकन्वीनियंट हो आप वो कैसे होगा। वो जी तो सर, हिस्टोरिक दस्तावेज है। आपने अगर माफी मांगेंगे हुँ, कि हम राष्ट्र विरोधी थे, हुँ, हम तिरंगे का अपमान कर रहे थे, और कोर्ट्स ने इनको कहना चाहिए कि तुमको जो सजा दी जाए उसके लिए कि तुम्हारे जो पाप हैं राष्ट्रवाद के खिलाफ, भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ, भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ जो पाप है, तुमको तो राष्ट्रवाद की कोई बात करनी नहीं चाहिए। एंड दी एनी पर्सन हु टॉक्स ऑफ मुस्लिम राष्ट्रवाद और एनी पर्सन हु टॉक्स ऑफ हिंदू राष्ट्रवाद और सिख राष्ट्रवाद, वो इस देश का दुश्मन है। दुश्मन है, बिल्कुल। संविधान कहता है कि हम सब इस देश के नागरिक हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल और भी जानना चाहती हूँ कि ये जो भगवा ध्वज कहते हैं, अच्छा ऐसी कोई तस्वीर तो हो ही नहीं सकती, जहाँ पे ये आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे। हम जानते हैं उस विषय पे हम फिर किसी दिन चर्चा करेंगे कि किस तरह से नेताजी नहीं, सुभाष लेकिन चंद्र एक चीज बोस आपने बहुत जी, बहुत बुनियादी सवाल उठा दिया। भाई 1 मिनट तिरंगे झंडे को हटा दो, एक तरफ जी। हटा दो। वो तो मैं इनको 40 साल से कह रहा हूँ, तुम अडवाणी, तुम अटल बिहारी वाजपेयी, तुम दीनदयाल उपाध्याय, तुम बलराज मधो, किसी को भी तिरंगे झंडे के साथ एक फोटो हमको दिखा दो आजादी से दिखा दो। पहले का। मैं कह रहा हूं तुम भगवा ध्वज के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए दिखा दो, बिल्कुल, कोई एक दस्तावेज, कोई एक फोटो। हाँ। तुम वंदे मातरम अंग्रेजों के खिलाफ गाते हुए भारत की आजादी के लिए मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो एक दस्तावेज, फोटो नहीं दिखाओ। जैसे मोदी जी हर चीज का फोटो है उनके पास, लेकिन जो वो चाय बेचते थे उसका फोटो नहीं है उनके पास, रेलवे स्टेशन का फोटो नहीं है ना। सब हर चीज याद है, उनका एक मुसलमान दोस्त भी था वहां पर, ये सब याद है, हर जी, चीज है उनके पास। लेकिन उस अस्पताल में जो उनके पास ठेका था उसका फोटो, उनका डिग्रियां हैं कौन कौन सी, उसका डिग्री का फोटो नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हैं असल में हमने तकनीकी चीजों में नहीं जाकर, जी। हमने मुद्दे पर आना चाहिए पॉलिटिक्स, कि तुम हमें भगवा झंडा लेकर अंग्रेजों का विरोध करते हुए, तुम भगवा झंडा देकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत दिवस पर चक्का जाम करते हुए हमको हुँ, दिखा दो। तुम अपने दस्तावेजों में भगत सिंह, राजगुरु की शहादत पर कोई एक प्रस्ताव पास करते हुए हमको दिखा दो। हुँ, हमारे पास तो तुम्हारे दस्तावेज है, जब 1942 में कांग्रेस बैन कर दी गई, हुँ, हुँ। उसने सारी सरकारें 7 जगहों पर उसकी ले ली गई। मुस्लिम लीग
जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा के साथ बंगाल के अंदर सरकार चलाई, सिंध के अंदर सरकार चलाई, नॉर्थ वेस्टर्न फेडरेशन सरकार चलाई। बंगाल की जो मुस्लिम लीग की सरकार थी उसमें तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उसको चीफ मिनिस्टर को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते थे। वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उनको जिम्मेदारी थी क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाने की, और उन्होंने जो खत लिखा है बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, अंग्रेज को, वो किसी को भी चिल्लू भर भी पानी में डूबने के लिए मजबूर कर देगा। उसको डूबने के लिए कुआं नहीं चाहिए होगा, चिल्लू भर पानी में आप डूब जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, सुभाष चंद्र बोस जब बाहर सेना बनाकर देश को आजाद कराने की सेना बना रहे थे, आप जानते हैं अंग्रेजी सेना के अंदर कौन भर्ती करा रहा था? सावरकर। हिंदू महासभा। आरएसएस में भी आकर वो आरएसएस की शाखाओं को संबोधित करते थे। मेरे पास कितने उन मीटिंग का रिकॉर्ड है आरएसएस के नौजवानों को कि हमने अंग्रेज सेना में जाना है। सर उन्होंने कहा था शायद कि 1 लाख हिंदू नौजवान ब्रिटिश सेना में भर्ती करे जाए, हमने भर्ती कराए, हमने भर्ती कराए ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हराया नेताजी का नाम नहीं लिया। कि जो ईस्ट से जो खतरा आ रहा है। तो ईस्ट से कौन सा खतरा था सर? नॉर्थ ईस्ट। भाई जापान के साथ उनका समझौता हुआ था ना। तो नेताजी सेना थी आईएनए सुभाष चंद्र बोस जी की जी। भाई वो तो कहाँ तक मणिपुर तक घुस आए थे जी। हालांकि उस वक्त नेताजी जो है जापान, बाद में उनका जापान के साथ उनका उनका लगा था कि जापान कुछ अपना साम्राज्यवादी खेल खेल रहा है, उसका उन्होंने विरोध करना शुरू किया था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो खतरा है उसको हम मुकाबला करेंगे। और अंग्रेजी सेना ने वहां आईएनए के सैकड़ों लोगों को शहीद किया। जी सर, आखिर में एक सवाल पूछूंगी आज, और फिर इस विषय पे मैं आपसे बहुत डिटेल में जानना चाहती हूँ कि 1950 26 जनवरी कहते हैं कि जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है रेशम बाग में, वहां पर तिरंगा फहराया गया था। इस विषय पर आप मतलब क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं जो है, आप तिरंगा नहीं भी फहराते मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी को तिरंगे को अपमानित नहीं करने दूं। आप ये जबरदस्ती नहीं हो सकता है। अभी भारत का संविधान नहीं बना है कि आपने हर आदमी ने तिरंगा, और उनका अपना संगठन है तो वो अपने संगठन का कर सकते हैं। लेकिन वो इसको जोड़ तोड़, ये दलालों का, मुसलमानों का, गैर हिंदुओं का, आप उसको नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। बड़ा है सर। मजे की बात यह है कि आजकल इनका एक आरएसएस का बड़ा आइडियोलॉग था, वो स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी है, प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी। वो गिरफ्तार हुआ था तिरंगा झंडा लहराने के लिए वहां पर। आप जानते हैं ना, वो जो गिरफ्तार हुए थे, ये प्रोफेसर जो है, ये प्रोफेसर तिरंगा लहराने गया था। कौन? ये आरएसएस, ये प्रोफेसर क्या नाम है? सुब्रमण्यम स्वामी गिरफ्तार हो चुका है आरएसएस की हेडक्वार्टर पर तिरंगा फहराने के लिए। ये पलटी खाया है, ये पलटी खाया है इसने भी। अच्छा नहीं सर, और 2001 में भी तो 3 नौजवान थे जो राष्ट्रीय युवा दल के थे, मेंढे, रमेश कलम्बे और एक और व्यक्ति थे, जो तिरंगा फहराने गए और उनके ऊपर केस करा आरएसएस ने, और 2013 तक वो केस चला भी था। मैं सारी उन चीजों में नहीं जा रहा हूँ। बड़े बड़े क्रांतिकारी पुराने जमाने वाले, भगत सिंह वाले नहीं, जो जैसे एनजी गोरे थे, जैसे महाराष्ट्र के बहुत सारे नेता थे जो 1942 के हीरो थे। उन्होंने अपनी जीवनियों में जो लिखा है, कितने इंसिडेंट हैं कि फला जगह जो हम लोग समाजवादी और कांग्रेसी मिलकर तिरंगा लेकर जा रहे थे, सावरकर के लॉन्डो ने और हेडगवार के लॉन्डो ने जो मारा है हमको, जो हमारे झंडे जलाए हैं, मैं अगर आप उसको जमा कर देंगे ना, अगर मतलब उसको कर देंगे, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि वो आरएसएस का दस्तावेज नहीं है। मैं तो आरएसएस के दस्तावेजों से आपको दिखा रहा हूँ। जो उसको तिरंगे को मनुष्य कह रहे हैं, तो वो तो उसको जलाएंगे।
हाँ बिल्कुल, भाई नहीं वो तो इन्होंने क्या क्या किया होगा। हम्म, और बिल्कुल सही। साजिश में तो ये माहिर हैं। सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, कि हम्म इन्होंने मुसलमान ड्रेस पहनकर, हम्म मुसलमानी पहनावा बनाकर हम्म हिंदुओं पर हमला किया है, हम्म, और उसके नतीजे में दंगे भड़के हैं। जी। तो सर ये तो आजादी के पहले भी कहा जाता है कि इसी प्रकार से जो जब पार्टीशन हो रहा था उस वक्त भी दंगे जो भड़काने में इनका भी हाथ रहा है, ये तो कहा हाँ जाता है। हाँ, आपको याद होगा वो मुस्लिम लीग के सीरियल। साथ है ये, मुस्लिम लीग हाँ के एक, ही तरह का काम कर रहे थे। जी नहीं, मैं मुझे याद है वो सीरियल जो हमने तब देखा था जब स्कूल में थे, दूरदर्शन पे आता था तमस नाम का सीरियल। जी जी। तो उसमें तो ये सारी चीजें ऐसे ही दिखाई दी गई थी कि जैसे आरएसएस ने उसमें दंगे भड़काने का भी काम नहीं, किया था। मैं फिर क्या कहूंगा सुजाता जी, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ। जी। मैं तो आरएसएस के बारे में जो ऑथेंटिक है उसकी बात करता हूँ। वो तो ये कह देंगे हम्म, ना कि वो तो किसी कम्युनिस्ट और ने ने कहा, बनाया था, झूठ वो तो कहा। हाँ। खैर, आज उनका जन्मदिन है, जी। वो तमस के लिखने वालों का, अच्छा, अपना बल्ला बलराज सानी जी, साहनी जी के भाई नहीं, थे ना। भाई जी जी, जी जी जी, उनका भीष्म, जन्मदिन है। भीष्म साहनी। भीष्म सानी जी मेरे जी जी उस्ताद रहे। जी। भीष्म जी का आज जन्मदिन है। जी जी। जी तो मेरे, चलिए, जी मैं जी सुजाता जी। आज यहीं पे रोकूंगी इस वार्ता को, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़ते रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग जो हैं वो जागरूक हो सर, क्योंकि लोगों हाँ, को पता चलना चाहिए असलियत, और अगली बार भी तो इसी तरीके सुजाता से। जी, सुजाता जी, जी आज आपने सबसे लंबा और पूरा पूरा थॉरोली कर लिया है। जी इसको इसको एक बाकायदा बना दीजिए, और बहुत लोग इसको चाहेंगे सारी दुनिया में और हिंदुस्तान में। जी मुझे लग सर। रहा है कि ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको इसको लीड जी किया है, जी और सर, ये थैंक पूरा यू सर। सब कुछ इसके अंदर आ गया है। और कांग्रेस के ये अपनी विरासत को भूलने वाले इन लोगों को बोलिए कि इतनी शानदार विरासत है, चप्पे चप्पे पर कांग्रेसियों का खून है। मैं भी एक कांग्रेसी परिवार से आता हूँ, जी जो मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ा, बहुत कुर्बानियां दी है ना। जी तो सर। क्या कुर्बानियां, मेरे दादा, मेरे वाली साहब, मेरे सब, और चप्पे चप्पे पर कम्युनिस्टों का खून नहीं है, चप्पे चप्पे पर कांग्रेसियों का खून है अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। जी सर। और उसको, अब जैसे मैं कब से कहता हूं कि तुम ये अगस्त क्रांति जो 9 अगस्त है, जो आज है, इसको एक कल देश सर, में कल। तिरंगा झंडा लेकर निकल जाओ, वो सब नहीं कर रहे हैं। ये जी हमारी बात लीक हो रही है, और आरएसएस वाले उसको करना चाह रहे हैं, है नहीं ना। सर, हम कर रहे हैं, कल करेंगे सर। नहीं, बहुत नहीं नहीं, वो तो आपने मोहल्ले मोहल्ले अपने, कांग्रेस का छोटे छोटे ब्लॉक्स होते थे, छोटे छोटे मोहल्ले में कमेटी होती थी, जी करो। जी इनसे इनसे जीतना। ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये समाज विरोधी हैं, ये जी सर। औरत विरोधी हैं। जी ये बहुत बेवकूफ हैं जो ये सोचते हैं ये सिर्फ मुसलमान विरोधी हैं, ईसाई विरोधी हैं ना। हम्म, ये देश विरोधी हैं। देश थैंक यू। विरोधी। जी ठीक है नमस्कार। सर, थैंक यू सो मच सर। जी थैंक जी यू। जी।